नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि जिस जगह हम रहते हैं वो हमें कैसे ढालती है और पलटकर हम उस जगह को कैसे बदल देते हैं। बस आज हम इंसान और पृथ्वी के बीच इसी कमाल के रिश्ते की कहानी में उतरने वाले हैं जो असल में मानव भूगोल की जान है। और ये सब कुछ ना एक बहुत बड़े सवाल पे आकर टिक जाता है। सवाल ये कि असली बॉस है कौन? हम इंसान अपनी बड़ी बड़ी इमारतों और टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर प्रकृति जिसके बनाए नियमों पर हमारी जिंदगी चलती है? देखिए, यही वो सवाल है जिस पर पूरा का पूरा मानव भूगोल टिका हुआ है। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता है भी बड़ा कमाल का और उलझा हुआ भी। एक तरफ तो देखिए, जब हम बर्फीले पहाड़ों के सामने खड़े होते हैं तो कितने छोटे महसूस करते हैं, है ना? और वहीं दूसरी तरफ हम बड़े बड़े बंदरगाह बनाकर उसी प्रकृति पर अपनी कभी न मिटने वाली छाप भी छोड़ देते हैं। तो चलिए, इसी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। भूगोल की दुनिया में इस रिश्ते को समझने के लिए ना दो बिल्कुल अलग अलग, एकदम ऑपोजिट आइडिया सामने आए हैं। इसको समझाने के लिए एक ज्योग्राफर थे, फ्रेडरिक रैट्ज़ल। उन्होंने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई, मानव भूगोल का मतलब सिर्फ मैप बनाना नहीं है। इसका असली मतलब तो ये समझना है कि हम इंसान और ये धरती एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। मतलब सारा खेल कनेक्शन का है। तो चलिए, थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब मालिक सिर्फ और सिर्फ प्रकृति हुआ करती थी। मतलब एक ऐसा जमाना जब इंसान बस प्रकृति के इशारों पर ही अपनी जिंदगी जीता था। इस सोच को एक नाम दिया गया, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर मतलब इसका बड़ा सीधा है। मतलब ये कि हमारा जो आसपास का माहौल है, पहाड़, रेगिस्तान, जंगल, वही हमारी किस्मत तय करता है। हम क्या खाएंगे, कैसे घरों में रहेंगे, यहाँ तक कि हमारे रीति रिवाज कैसे होंगे, सब कुछ। तो इस आइडिया के हिसाब से इंसान प्रकृति के आगे बस एक, कह सकते हैं कि एक मूक दर्शक था। वो बस प्रकृति के नियम मानता था, उसकी जबरदस्त ताकत से डरता था और कई बार तो उसे भगवान मानकर उसकी पूजा तक करता था। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, बिंदा की। बिंदा मध्य भारत के जंगलों में रहता है और उसकी जिंदगी की हर एक चीज जंगल की लय पर चलती है। उसका पूरा समुदाय जीने के लिए जंगल पर ही तो निर्भर है। वो लोग मानते हैं कि जंगल की एक आत्मा है जो उनकी रक्षा करती है। उनके लिए प्रकृति एक पावरफुल माँ की तरह है जिसकी इज्जत करना ही जिंदगी जीने का सही तरीका है। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट तो आता ही है। तो यहां भी आया, एक नया आइडिया सामने आया। और वो आइडिया क्या था कि क्या हो अगर इंसान सिर्फ प्रकृति का गुलाम बनकर ना रहे? क्या हो अगर वो अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू कर दे? इस नए आइडिया को कहा गया संभववाद। ये कहता है कि हाँ, ठीक है, प्रकृति हमारे सामने कुछ लिमिट्स रखती है, कुछ सीमाएं बनाती है, लेकिन वो हमें मौके भी तो देती है, अनगिनत संभावनाएं। और इन मौकों को, इन संभावनाओं को भुनाना है या नहीं, ये पूरी तरह हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और बस यहीं पर आकर पूरा गेम पलट जाता है। अब इंसान सिर्फ दर्शक नहीं रहा, वो एक एक्टिव प्लेयर बन गया है। अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर वो प्रकृति की हर रुकावट को पार कर रहा है। सोचिए जरा, पहाड़ों पर बने आलीशान रिजॉर्ट्स, बड़े बड़े शहर, यहां तक कि स्पेस में घूमती हमारी सैटेलाइट्स, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति पर इंसान के असर की ही तो निशानियां हैं। अब इसकी एक मिसाल देखिए, नॉर्वे की कारी की कहानी में। कारी एक ऐसे शहर में रहती है जहां सर्दियों में भाई सब कुछ बर्फ बन जाता है, अंधेरा रहता है। लेकिन क्या उसकी जिंदगी रुक जाती है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी दमदार कार में घूमती है, एक शीशे के बने गर्म ऑफिस में काम करती है और हजारों किलोमीटर दूर से आए केले और संतरे मजे से खाती है। मतलब टेक्नोलॉजी ने उसे वो ताकत दे दी है कि वो प्रकृति के नियमों को भी अपने हिसाब से मोड़ सके। तो अब देखिए, हमारे सामने दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है पर्यावरणीय निश्चयवाद, जहां इंसान प्रकृति का कैदी जैसा है, इसे हम कह सकते हैं जरूरत की अवस्था। और दूसरी तरफ है संभववाद, जहां इंसान अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से आजाद है, ये है आजादी की अवस्था। लेकिन क्या दुनिया वाकई इतनी ब्लैक एंड व्हाइट है? क्या ये हमेशा से सिर्फ इंसान की हार या जीत का ही खेल रहा है? एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने सोचा कि शायद नहीं, शायद इन दोनों के बीच भी कोई रास्ता हो सकता है। इनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, और इन्होंने एक नया आइडिया दिया जिसे कहा गया नवनिश्चयवाद, या फिर एक और आसान सा नाम है इसका, रुको और जाओ।
ये आइडिया कहता है कि भाई ना तो हमें प्रकृति का गुलाम बनना है और ना ही अपनी मनमानी करके सब कुछ तबाह करना है। एक बैलेंस बनाना है। और इससे समझने के लिए ट्रैफिक लाइट से बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए, प्रकृति हमें रेड लाइट दिखाती है, मतलब रुक जाओ। कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जिन्हें हम पार नहीं कर सकते, वरना नुकसान हमारा ही है। वो हमें ग्रीन लाइट भी देती है, मतलब ऐसे मौके जहां हम सेफली आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी, वो हमें एम्बर लाइट या पीली बत्ती भी दिखाती है, जो एक तरह की वार्निंग है कि आगे बढ़ो, पर सोच समझकर, सावधानी से। तो इसका सीधा साधा मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि विकास तो जरूरी है, लेकिन अंधाधुंध दौड़ लगाना बेवकूफ़ी है। अगर हम बिना सोचे समझे बस भागते रहेंगे तो एक्सीडेंट होना तो पक्का है। हम प्रकृति पर काबू पा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हम उसके नियमों की इज्जत करें। तो सवाल ये उठता है कि ये जो पुराने आइडियाज हैं, आज की दुनिया में इनका क्या काम? और मानव भूगोल आज के टाइम में इतना जरूरी क्यों हो गया है? और सच कहूं तो दुख की बात है कि तरक्की की इस अंधी दौड़ में ना, हमने प्रकृति की कई रेड लाइट्स को नज़रअंदाज कर दिया है। आज जो हम क्लाइमेट चेंज, बढ़ता हुआ प्रदूषण और पिघलते हुए ग्लेशियर्स देख रहे हैं ना, ये असल में प्रकृति की वही वार्निंग्स हैं जो कह रही हैं कि बस अब हद हो गई है। और देखिए, इन बड़ी बड़ी मुश्किलों को समझने के लिए मानव भूगोल अकेला काम नहीं करता। ये तो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, मतलब कई सारे दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हाथ मिलाकर काम करता है, ताकि हम सब मिलके ये समझ सकें कि आखिर हम इस दुनिया में जी कैसे रहे हैं और इसे किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो आज की ये बातचीत हम एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, ग्रिफिथ टेलर का ये रुको और जाओ वाला आइडिया लगभग 100 साल पुराना है। आज इस 21वीं सदी में हमारा प्लैनेट हमें कौन सी नई रेड लाइट्स दिखा रहा है? कौन सी ऐसी वार्निंग्स हैं जिन पर हमें फौरन ध्यान देने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।